हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो आज हम वोकैब का पार्ट करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सेशन को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चंस आंसर नहीं डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी जो भी होता है सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर ध्यान से आप सेशन अटेंड करते हैं ना, तो आपको कभी भी स्किप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे वीडियो में एक एक सेकंड में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। जब भी आप सेशन देखने बैठो, मेक श्योर कि आप कॉपी पेन लेके ही सेशन देखने बैठो, ठीक है। ऐसे आराम करते करते या सोते सोते नहीं देखना, क्योंकि उससे आपका सिर्फ टाइम ही जाता है, वो कुछ इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई के टाइम हमें पढ़ाई की तरह ही बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम वीडियोस देख रहे हैं, ये तो एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, एकदम प्रॉपरली बैठ के कॉपी पेन लेके ही पढ़ाई करना, तो आपको ही लगेगा कि हाँ, जो पूरा टाइम मैंने इन्वेस्ट किया वो पूरा यूटिलाइजेशन हुआ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आई होप कि आप लोगों को ये इडियम का मीनिंग पता है। ये कॉमन इडियम है, एसएससी में बार बार पूछा गया है ये इडियम, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे जो भी हमें इडियम्स मिलेगा ये सेशन में, जो भी क्वेश्चंस में रहेगा या जो भी ऑप्शंस में रहेगा, सभी इडियम्स का मीनिंग और जो भी वर्ड्स है, हमें वो मीनिंग जान के ये सेशन को एंड करना है, ठीक है। तो देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है, अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अब देखिए, ये जो इवेंट की बात हम कर रहे हैं, ये कुछ हैप्पी इवेंट नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग है जो एक अनवेलकम्ड चीज है, ठीक है। एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, बट वो अनवेलकम्ड है, मतलब वो बहुत हैप्पी कुछ नहीं है। वी आर नॉट वेलकमिंग द इवेंट विच हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस से ही आप समझ सकते हो कि द हैवी लॉसेस इन बिजनेस। तो बिजनेस में अगर हैवी लॉस होगा तो वो तो कुछ अच्छा चीज नहीं है, कुछ अच्छा वेलकम करने वाला इवेंट भी नहीं है कि हम खुशी खुशी वो मनाएं, हम खुश हो जाए वो घटना घटने से, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो हम ऐसे बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट मीन्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ओके। अब ये ऑप्शन बी जो हमारे मीनिंग के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, after that road accident in which Neelam was severely injured, everybody believed that she was on her last legs. देखिए, ऐसे सेंटेंस में भी आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है और सिर्फ इडियम्स दे देता है, उसमें से आपको ऑप्शंस दे देता है कि इसका मीनिंग क्या है, ये इडियम्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। ऐसे करके भी दे देता है और सेंटेंस में भी देता है। 2 टाइप्स में ही इडियम्स पूछा जाता है एसएससी में, ओके। ये कुछ मैंने क्वेश्चन से लिया है, इसके बाद ऐसा भी है कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड इडियम्स आएगा, उसका मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तो एनीवे, यहाँ पे जो इडियम्स है हमारा ऑन हर लास्ट लेग्स, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। क्या हुआ? नीलम का सीवियर एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट के बाद उनका जो इंजुरी है वो सीवियर इंजुरी है, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? इससे हम, अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता है, इडियम्स का यही खेल है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं, आप अगर सेंटेंस दे रखा है तो सेंटेंस से आप समझ सकते हो, अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करके भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन के हैप्पी एंड जॉयस जो होने का कोई चांसेस ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है इस सेंटेंस के साथ, तो ये ए तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी। बी नियर टू डेथ, ओके, ये हो सकता है। सी सैड एंड एंग्री अबाउट लाइफ, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, कैसे सैड और एंग्री होगा लाइफ के साथ, वो तो सीवियरली इंज्योर्ड है ऑलरेडी। डी क्या है? एंग्शियस अबाउट अदर पीपल, वो ऑलरेडी सीवियरली इंज्योर्ड है, तो उनको भी एंग्शियस अबाउट अदर पीपल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नियर टू डेथ, ओके। ऑन हर लास्ट लेग्स, मतलब ऑन लास्ट लेग्स, इसका मीनिंग ही ये होता है कि नियर टू डेथ और वेरी टायर्ड, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, Imran wanted to be a wildlife photographer, but his father was dead set against the idea.
अब शायद आपको डेट सेट अगेंस्ट का मीनिंग पता नहीं है, ठीक है, आप कुछ समझ नहीं रहे हो कि क्या होने वाला है, तब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। इमरान वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। इमरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होना चाहता था। बट अब जब ये बट यूज हो गया, ठीक है, बट हिज फादर एसेट्रा एसेट्रा जो भी है, जब भी ये बट यूज हो गया मतलब क्या, इमरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था। जब भी मैं बट यूज कर रही हूं मतलब उनका फादर, उनका जो इच्छा है उसका अगेंस्ट में ही कुछ होगा, इसलिए ही तो बट यूज हो रहा है ना। जो वो होना चाहते हैं अगर वो ही उनका फादर भी एग्री कर रहा है उनके आइडिया के साथ, तो बट यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, सपोर्टेड, स्ट्रांगली बिलीव्ड इन, अप्रिशिएटेड, ये तीनों का ही मीनिंग लगभग सेम है। मतलब एक ही आइडिया को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये ABC तीनों का ही एक सेम ही बन रहा है। सिर्फ डी जो ऑप्शन है डिसअप्रूव्ड, यही एकमात्र ऑप्शन है जो कि ये ABC ये तीनों का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, एंड जो सेंटेंस है उसके सेंस के साथ भी फुल्ली मैच कर रहा है, ठीक है। डेट सेट अगेंस्ट मतलब कंप्लीटली ऑपोज्ड टू समथिंग, ओके, कंप्लीटली opposed to something, or disapprove, okay, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कैन नॉट bury his head in the sand, he has to address the increasing problems, ओके। तो इस सेंटेंस पढ़ के ही मैं ये ऑप्शंस को छोड़ रही हूँ। इस सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों यहाँ पे बोल रहा है कि he has to address the increasing problems, मतलब जो बढ़ता हुआ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को उनका एड्रेस करना चाहिए, दैट मीन्स वो नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि he has to, ओके, he has to address, ओके। तो दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा जो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, bury his head due to the complaints, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो लग नहीं रहा है। runs away from the increasing problems, हाँ ऐसा हमें पढ़ के लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ ही होना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक से वो ध्यान से नहीं देख रहा है, उनको अवॉइड कर रहा है। अच्छा, सी बोल रहा है कि अच्छा ये तो नहीं होगा, सी बोल रहा है नॉट शो हिज फेस ड्यू टू शेम, ऐसा भी कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है सेंटेंस से। bury his head among the papers and complaints, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी is the correct one, okay। bury his head in the sand, इसका मीनिंग होता है to ignore unpleasant realities, okay, to ignore unpleasant realities, that means to run away from problems, okay। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में है, ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एज ही स्पेंट अ लॉट लैविशली ही मस्ट लाई इन द बेड ही हैज मेड। अब पहले बोल रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट लैविशली, ओके, बहुत खर्च करता है। अब उसके बाद बोल रहा है कि ही मस्ट लाई इन द बेड ही हैज मेड, मतलब अगर मैं सिंपली इसमें जो लिखा है उसका मीनिंग निकालूं तो क्या होता है कि जो बेड उन्होंने तैयार किया है उसमें ही उनको सोना पड़ेगा, ही मस्ट लाई, उसमें ही उनको सोना पड़ेगा जो बेड उन्होंने तैयार किया है। दैट मीन्स जो भी काम वो कर रहा है ना, क्या कर रहे हैं, ही स्पेंट अ लॉट, ही स्पेंडिंग लविशली, ठीक है, तो इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा, मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ मीनिंग यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज भी बोल रहा है। अच्छा देखिए क्या है ऑप्शन, ही हैज टू लाई इन द एक्सपेंसिव बेड, नहीं, he must lie down and rest, of course not, okay, he should enjoy life। अब यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि he spent a lot lavishly, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे बोलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है। डी देखते हैं, he must accept the consequences of his actions, which is appropriate here, okay, D is the appropriate one, that whatever he is doing he must accept the consequences of his action because he is spending a lot, he spent a lot lavishly, okay, that's why he have to accept the consequences of his actions, है ना। So option D is the correct answer। Next, a person appointed by two parties to solve a dispute, ये क्या होता है,
अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अगर दोनों जो अपोजिशन पार्टीज है दोनों के द्वारा एक ही पर्सन का अगर अपॉइंट किया जाता है तो उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ओके, आर्बिट्रेटर बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर का तो मीनिंग हमें समझ में आ गया। आप देखते हैं फर्स्ट वन जो है एमेच्योर, इसका मीनिंग क्या है? एमेच्योर का मीनिंग आपको शायद पता होगा। अगर कुछ भी नहीं पता है तो कोई भी, अगर मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की बात करूं, कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप खोलोगे तो वहां पे देखोगे एमेच्योर फोटोग्राफर लिखा है। कोई भी फोटोग्राफी करते हैं तो वो उनका बायो में एमेच्योर फोटोग्राफर लिख ही देते हैं। तो क्या होगा इसका मीनिंग? एमेच्योर मतलब जो करता है वो उनका प्रोफेशन नहीं है, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। ठीक है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब वो उनका प्रोफेशन के लिए वो नहीं करता है। ठीक है, वो उनका प्रोफेशन नहीं है बट उनको अच्छा लगता है इसलिए वो करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एमेच्योर। हो गया। सी क्या है? बी क्या है? साइनोश्योर। साइनोश्योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप भी एक गवर्नमेंट जॉब लगा लो, आप भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे सबके नजरों में, पेरेंट्स के नजरों में, रिलेटिव्स के नजरों में, नेबर्स के नजरों में, फ्रेंड्स की नजरों में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है कि नहीं? तो उसके लिए जॉब लेना है, इस ईयर में ही लेना है। ठीक है, डिटरमाइन होना है कि अभी इस ईयर में ही, करंट ईयर में ही आपको लेना है जॉब। ओके, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। ओके, सी देखिए, साइनिक। साइनिक मीन्स वन हु स्नीयर्स at the belief of others। निंदुक। ओके, जो किसी का निंदा करता है। ओके, अगर मैं हिंदी में बोलूं। ठीक है, तो एनीवे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। ओके, एक से ज्यादा अगर आप लैंग्वेज बोलते हो तब वो क्या बोला जाएगा? सपोज कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि मोर देन वन अगर कुछ भी होता है तो हम वहां पे पॉली यूज करते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन हो गया, है ना? तो यहाँ पे होगा पॉलीग्लॉट, वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। सेकेंड ऑप्शन, रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मीनिंग क्या होता है? वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। ओके, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। जो भी मीनिंग मैं लिख रही हूं ना वो मीनिंग आप जरूर नोट डाउन कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, आपका ही फायदा है। स्टोइक। स्टोइक मतलब कि जो इंडिफरेंट है, कोई भी मतलब दुनिया के कोई भी प्लेजर से या पेन से वो इंडिफरेंट है, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स and pleasures of life। ओके, और इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट है who is unable to pay his debt। ओके, unable to pay his debt, इसका एक सुंदर सा इडियम है। ओके, इसको बोलते हैं इन रेड। इसका मीनिंग होता है स्पेंडिंग एंड वोइंग मोर मनी देन इज बीइंग अर्नड। अब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप मनी खर्चा कर रहे हो, वो करके बैठे हो। ठीक है, स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी देन इज बीइंग अर्नड। ओके, इसका मीनिंग होता है इन रेड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन, पॉलीग्लॉट इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, टू वर्क इन अपोजिशन टू। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है कैवॉट, बेन, काउंटरैक्ट, बिल्क, तो इसका मीनिंग क्या है पहले देख लेते हैं। कैवॉट मीन्स होता है प्ले बॉयस्टरसली।
ओके, अब बताओ ये बॉइस्टरसली क्या है? बॉइस्टरस मीनिंग होता है एनर्जेटिक और चीयरफुल, ठीक है। तो कैबॉट मीन्स होता है प्ले बॉइस्टरसली एंड बॉइस्टरस मीनिंग होता है एनर्जेटिक चीयरफुल। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज नॉट आवर आंसर, हो गया। अब होगा बेन। बेन मीन्स अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और एनोयंस, ओके। तो ये भी नहीं होगा। अब काउंटर रिएक्ट, यही होना चाहिए, ठीक है। काउंटर रिएक्ट मतलब क्या होता है? टू वर्क इन ऑपोजिशन। अगर कुछ घटनाएं घट रहा है तो उसको कम करने के लिए और उसको एकदम हटाने के लिए कुछ अगर ऐसा कुछ अप्लाई करे जो उनका इफेक्ट कम कर दे। टू रिड्यूस और रिमूव द इफेक्ट ऑफ समथिंग अनवांटेड बाय प्रोड्यूसिंग एन ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। दैट इज टू वर्क इन ऑपोजिशन। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और बिल्क क्या है? बिल्क होता है चीट समबडी। आउट ऑफ what is due, especially money, okay, cheat somebody out of what is due, that is bilk, okay। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वन्स वाइफ, दैट इज उग्जोरियस, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको इन रेड बताया ना मैंने, ये मुझे याद आ गया, यहां पे मैंने बताया था इन रेड, ठीक है। ऐसा एक और एक होता है इन पिंक, ठीक है। उसका मीनिंग है इन गुड हेल्थ। इन द पिंक मतलब इन गुड हेल्थ, ठीक है। ये और एक मुझे याद आ गया इसलिए बता दिया, ओके। चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। A person who shows a great or excessive fondness for one's wife is called uxorious। तो आंसर तो हमें मिल गया। अब अदर्स जो ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। पोटेंटेट, पोटेंटेट मीन्स इसका मीनिंग है अ मोनार्क और रूलर, स्पेशली एन ऑटोक्रेटिक वन, ठीक है। अपब्रेड, अपब्रेड का मीनिंग क्या है? फाइंड फॉल्ट विथ समवन, स्कोल्ड, ओके। इम्प्रेग्नेबल, ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी पूछता है बार बार एसएससी में, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मतलब अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, ओके। समथिंग विच इज अनेबल to be captured और broken into। देखिए जो भी मैं लिख रही हूँ ऐसे मिक्स हो रहा है, तो आप ध्यान से देख के अपने कॉपी में नोट करना, ठीक है। ये इसके साथ मिक्स ना हो जाए, ओके। जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मिक्स हो रहा है, ओके। जो भी मीनिंग्स है अगर आप नोट डाउन कर ले हो तो ध्यान से नोट करना। पोटेंटेट मतलब क्या होता है? मोनार्क और रूलर, स्पेशल एंड ऑटोक्रेटिक वन। उग्जोरियस तो बोल ही दिया। अपब्रेड है फाइंड फॉल्ट विथ समवन और स्कोल्ड, एंड इम्प्रेग्नेबल हिज अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट द सेल्फ इज ऑल दैट एग्जिस्ट्स, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, तो पहले हमारा जो ऑप्शन है सॉलिप्सिज्म, सॉलिप्सिज्म का मीनिंग ये है कि द फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट द सेल्फ इज ऑल दैट एग्जिस्ट, मतलब एक सेल्फिश फीलिंग, ओके। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, the quality of being self-centered, that is selfish, that the self is all that exists, मतलब वो सिर्फ वही खुद एग्जिस्ट करता है ऐसा, ओके। तो सॉलिप्सिज्म इज द राइट वन, और उसका जो मीनिंग है वो भी हमने पता कर लिया। अब सेकेंड वन इज ट्राइट। ट्राइट मीनिंग क्या है? लैकिंग ऑफ ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस, ओके, विच लैक्स ओरिजिनलिटी, ओके, ट्राइट।
आर्सेनल, आर्सेनल तो आई थिंक आपको पता होगा। आर्सेनल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, यहां पे मैं सी करके ऐसे लिख रही हूं, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, और न्यूक्रेसी, न्यूक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। ओके, गवर्नमेंट बाय न्यू और जो मैंने आपको बोला कि इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, नियो, नियो से याद रखना कुछ न्यू, नया कुछ। ओके, न्यूक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, I am not thinking of the solution to this problem. I'll cross the bridge when I come to it. अब क्या बोल रहे हैं कि मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सोच नहीं रही हूं। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, मतलब ब्रिज जब आएगा तब मैं उसको क्रॉस करूंगी। इसका मीनिंग ये होता है कि जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगी, है ना। ये दो जो सेंटेंस है उसको अगर मैं ऐसे रिलेट करने की कोशिश करूं तो यही निकलता है। अच्छा, तो हमारा ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, मतलब जब जरूरत पड़े, व्हेन नेसेसरी, तभी उसके साथ डील करना है। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, तो यही होना चाहिए। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब ब्रिज आएगा तब उसको मैं क्रॉस करूंगी, दैट मीन्स जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे भी वही है, डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब मुझे लगेगा नेसेसिटी है तभी मुझे उसके साथ डील करना है, तभी उसको उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचना है। एंड उसके बाद जो है लेट समवन एल्स डील विद द प्रॉब्लम, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि समवन एल्स विल डील विथ माई प्रॉब्लम। ओके, नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है वो नहीं सोच रहा है, बट ऐसा नहीं बोला कि वो मतलब सोचेगा ही नहीं। ओके, तो ये भी नहीं होगा। नॉट डील विथ प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल इट मेड लॉरेंस क्राई, जैक एश्योर्ड एवरीवन दैट ही वाज जस्ट ट्राइंग टू डैश। अब यहाँ पे 4 इडियम्स से कौन सा होगा वो मुझे देखना है। पुल हिज लेग, शूट फिश इन अ बैरल, प्ले हार्ड बॉल, पुट द कट बिफोर द हॉर्स। अब पुल हिज लेग मतलब क्या होता है कि टू मेक फन ऑफ समथिंग और टू मेक फन ऑफ समवन। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जैक सभी को एश्योर्ड किया कि वो जस्ट टांग खींच रहा था उसका, लॉरेंस का वो टांग खींच रहा था, मतलब जस्ट मेक फन ऑफ हिम। बट लॉरेंस स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल इट मेड लॉरेंस क्राई, वो टांग खींच रहा था बट लॉरेंस रोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पुल हिज लेग इज द करेक्ट वन। अब अदर्स जो भी इडियम्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, शूट फिश इन अ बैरल, दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इजी टास्क, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, अगर एक बैरल के अंदर फिश रख के आप शूट करेंगे तो वो तो बैरल के अंदर कन्फाइंड है वो फिश, तो उसको शूट करना तो कोई हार्ड टास्क नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इधर, तो इसलिए ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, शूट फिश इन अ बैरल, एक्सट्रीमली इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। प्ले हार्ड बॉल मीन्स टू डील सीरियसली। ओके, टू एक्ट एग्रेसिवली और इन एन अनफॉरगिविंग वे। ओके, एंड नेक्स्ट है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब गाड़ी तो घोड़ा लेके जाता है, ठीक है, तो गाड़ी के सामने घोड़ा होगा, कार्ट के सामने हॉर्स होगा, बट यहाँ पे बोल रहा है कि उल्टा हो गया, हॉर्स के सामने कार्ट रख दिया। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के सामने ही कार्ट रख दिया, तो अब हॉर्स कैसे कार्ट को लेके जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया, टू रिवर्स द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ समथिंग। ओके, एनीवे सभी जो इडियम्स है उस सभी के बारे में हमें मालूम पड़ गया कि क्या इसका मीनिंग है। तो अब हमारा जो आंसर है फर्स्ट वन, पुल हिज लेग्स, मतलब मेक फन ऑफ समवन। ठीक है, नेक्स्ट, नो मैटर हाउ हार्ड मैट ट्राइड टू बी डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, दे वर अल्टीमेटली डैश। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है स्लोअर देन मोलासेस। स्लोअर देन मोलासेस, इसका मीनिंग होता है
To be extremely slow. Okay. To be extremely slow in something, that is slower than molasses. B is cut from the same cloth, means to be similar. Okay, to be similar or to be of same nature. ठीक है, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि मैट बहुत ट्राई किया कि उसको उनका जो ब्रदर है उससे डिफरेंट होने का, बट अल्टीमेटली क्या हो गया, कुछ सिमिलरिटीज आ गया उन लोगों के बीच में. ठीक है, देखिए कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ मतलब एक जो कपड़ा है उसको अगर आप दोनों कपड़ों में डिवाइड करें और जितने भी कपड़े उससे काट कर आप यूज करें, वो बेस तो उसका वो क्लॉथ ही रहता है. ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम ही बोल रहा है कि वो जितना भी डिफरेंट होने का कोशिश करे अल्टीमेटली वो तो उसका भाई है. ठीक है, इसलिए उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज और कुछ ना कुछ सिमिलर नेचर, सेम नेचर देखने को मिल रहा है. ओके, दैट इज कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ इज द मीनिंग. ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है थ्रोइंग देयर वेट अराउंड. थ्रोइंग देयर वेट अराउंड मीन्स टू यूज वंस पोजिशन और स्टेटस टू गेट एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स. देखिए ऐसे हम सोच सकते हैं कि थ्रोइंग देयर वेट अराउंड. ठीक है, वेट मतलब ये वेट को हम केजी में मत समझना कि अपना वेट मतलब अपना जो एक स्टेटस है जो, ठीक है, बोलते हैं ना अपना वेट लेकर चलता है ये बंदा, ऐसे बोलते हैं ना. ठीक है, तो अगर आपका जो स्टेटस है उसका अगर आप गलत तरीके से अपना फायदे के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी एडवांटेज आपको लेना नहीं चाहिए उसके लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि थ्रोइंग देयर वेट अराउंड. ओके, लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूं, आप लिख लेना जरूर. ओके, दैट मीन्स टू यूज वंस पोजिशन और स्टेटस टू गेट एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स. नेक्स्ट है लास्ट, स्पेयर टायर्स. स्पेयर टायर्स means to have extra layers of fat around the waist. Okay, to have extra of fat around the waist. Okay, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the teacher gave a complex and vague assignment on purpose to see who dash. टीचर ने क्या किया, कम्प्लेक्स एक वेग असाइनमेंट दे दिया इंटेंशनली ऑन पर्पस, देखने के लिए कि कौन उसको समझ सकता है. ठीक है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होना चाहिए. तो क्या बोल रहे हैं कि थॉट आउट ऑफ द बॉक्स, हैड अ सेकंड थॉट, पेल्ड एट द थॉट, थॉट पोल्डली ऑफ. थॉट आउट ऑफ द बॉक्स मीनिंग क्या होता है, टू थिंक इन एन अनकन्वेंशनल वे, इन वे दैट वन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू थिंक. देखिए सोचने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है. जनरली एक बोलते हैं ना, जनरली हम लोग यही सोचते हैं, जनरली हम लोग यही बोलते हैं. तो ये जो जनरली हम जो भी करते हैं ये कन्वेंशनल मेथड है. ठीक है, कन्वेंशनली ऐसा ही होता है. बट अगर आप कुछ हटके सोचना चाहे, अगर आप कुछ अलग तरीके से सोचना चाहे इन एन अनकन्वेंशनल वे, तो वो होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसे बोलते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो सभी सोच रहा है वो तो एक ही, सब एक ही राइट, एक ही पाथ में जा रहा है, आपको वो पाथ नहीं चूज करना है, आप कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो. ठीक है, दैट इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो इसलिए टीचर ने ये दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स एंड वेग असाइनमेंट दे दिया है ये देखने के लिए कि कौन अनकन्वेंशनल तरीके से इसको सोच सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है थॉट आउट ऑफ द बॉक्स इज to think in an unconventional way. Next है had a second thought. Had a second thought मतलब अब सेकेंड टाइम कुछ सोच रहे हो, आपका एक बार सोचना हो गया, अब फिर से उसको रिकंसिडर कर रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स ऐसा कि आपने कुछ डिसीजन ले लिया है बट आप उसके बारे में फिर से सोच रहे हो, फिर से उसको रिकंसिडर कर रहे हो कि वो डिसीजन ठीक है कि नहीं. ओके, पेल्ड एट द थॉट. पेल्ड एट द थॉट मीन्स पेल हो जाना, बोलते हैं ना, पेल हो गया उसका रंग पूरा. टू बी स्केर्ड एट द थॉट ऑफ समथिंग.
बी स्केर्ड एट द थॉट ऑफ द समथिंग, दैट इज पेल्ड एट द थॉट. एंड डी क्या है? थॉट पोरली ऑफ. थॉट पोरली ऑफ मीन्स टू बी थॉट ऑफ इन अ लो रिगार्ड. ठीक है, और ये हो गया टू रिकॉन्सिडर इट. ओके, तो ये रहा चारों के चारों जो इडियम्स है उसका मीनिंग. एंड हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स. नेक्स्ट, स्मेल अ रैट. अगर आपको लगे कि यहाँ पे चूहा हो सकता है तो आप क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा कि ये कपड़ा खराब कर देगा, या अगर कोई भी पेपर है तो पेपर खराब कर देगा, ऐसा आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो स्मेल अ रैट इसका मीनिंग क्या है वो देखना है. हैव नो डाउट्स अबाउट समथिंग, नहीं ऐसा तो नहीं. फील दैट देयर इज अ लॉस इन बिजनेस, नहीं बिजनेस के बारे में बात नहीं हो रहा है. ठीक है, थिंक दैट देयर इज अ डेड एनिमल, नहीं ऐसा कुछ पर्टिकुलर के बारे में कुछ बात नहीं हो रहा है. तो लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन, देयर इज हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग. ओके, स्मेल अ रैट मीन्स हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट ट्रबल. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, मूव हेवन एंड अर्थ. दैट मीन्स की एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव समथिंग. यही तो आप लोग कर रहे हो ना अपने एग्जाम्स के लिए, अपने जॉब्स के लिए. मूव हेवन एंड अर्थ, यू आर डूइंग एवरीथिंग टू अचीव योर गोल. ओके, तो पे फॉर समथिंग नहीं, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यही करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, स्टार्ट समथिंग न्यू, मेक डिफिकल्ट चॉइसेस, ये सब नहीं होगा. ठीक है, तो मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग. इसका ना और एक इडियम होता है, मुझे याद आ रहा है, एक होता है, ये आप सुना होगा, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. ठीक है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन in order to achieve something. Try every possible way, okay, to achieve something. Okay, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, in the nick of time. In the nick of time means just before the last moment when something can be changed or something bad will happen. मतलब कुछ घटना घटने के आगे एकदम लास्ट मोमेंट जो है उसको हम बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम. तो ये द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ नहीं होगा, स्पेशल ओकेशन भी नहीं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर. अ लॉन्ग डिले ये भी नहीं. और एक मुझे याद आ रहा है, एट द 11th आवर. ओके, एक होता है एट द 11th आवर, मतलब एकदम लास्ट पॉसिबल टाइम, द लास्ट मोमेंट, इसका भी यही मीनिंग होता है. ठीक है, एनीवे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. ओके, समथिंग न्यू, कुछ नया के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें. अगर कुछ भी नया होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, है ना, कुछ बुरा होगा, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ खराब होगा, ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है. सभी का ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर कुछ भी नया होने वाला है तो वो कुछ अच्छा ही होने वाला है. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दैट इज टू स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए. टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, कुछ अच्छे डायरेक्शन में, इन अ पॉजिटिव वे. ओके, टू बिकम फेमस नहीं, टू बाय न्यू थिंग्स तो होगा ही नहीं, टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, ये सब नहीं है. ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर है, आप और भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे, यही होगा हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून. ओके, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है एसएससी का. एसएससी में ये टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है. वंस इन अ ब्लू मून हम किसे कहते हैं? जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है. समथिंग विच हैपेंस वेरी रेयरली और इनफ्रिक्वेंटली, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी. रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका तो मीनिंग ही सेम हो गया. ऑलवेज रेगुलर इंटरवल्स, ये तो मीनिंग ही सेम हो गया, सिमिलर मीनिंग है. नेचुरल ऑकरेंस नहीं है
क्योंकि इसका मीनिंग वो नहीं है, ठीक है। तो जो हमें जस्ट देखने को मिलता ही नहीं है इनफ्रीक्वेंटली, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरा फ्रेंड्स भी मुझे ऐसा ही बोलता था कि तुझे तो मतलब दिखाई नहीं देता है, तू कहाँ गया है, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा इडियम्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता था तब, ठीक है। तो एनीवे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग। अब ये तो बहुत फेमस है, ये तो मैं एकदम चाइल्डहुड से ये सुन रही हूँ कि अगर बहुत जोर से बारिश आए तो क्या बोलते हैं, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे दिया कि सभी एनिमल्स का नाम है, अब कौन सा होगा समझ नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे होगा कैट्स एंड डॉग्स, ये कॉमन है, पता नहीं क्यों इतने लोगों ने ये स्किप किया है, 19% स्किप कर दिया, ओनली 76% इसको करेक्ट अटेम्प्ट किया है। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत जोर से बारिश हो रहा है, मतलब रेनिंग हेवीली, उसको हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, meeting him at the party after the misunderstanding was a good idea to break the ice. break the ice हम कब बोलते हैं, जब दोनों स्ट्रेंजर और ऐसा कुछ है जिनके दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ जिससे कि वो उन दोनों के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। डू और से समथिंग टू रिलीव टेंशन और गेट कन्वर्सेशन गोइंग इन अ स्ट्रेन्ड सिचुएशन और व्हेन स्ट्रेंजर्स मीट। तो यहाँ पे सिचुएशन तो यही है ना कि मीटिंग हिम एट द पार्टी आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, बट उसके बाद वो दोनों पार्टी में मिले, एंड दैट वाज गुड आइडिया टू ब्रेक द आइस। उनके बीच में जो भी तनाव था उसको रिलीव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये एक अच्छा आइडिया था, ठीक है। दैट मीन्स टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू मेक समवन मोर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। ओके, ब्रेक द आइस, इसके साथ आइस का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ब्रेकिंग आइस टुगेदर, ड्रिंकिंग एन आइस ड्रिंक, ये सब और ड्रिंकिंग के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू मेक समवन मोर कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज। अब देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स, पहले तो ये रोप्स के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। एट एन अर्ली एज मतलब ऐसा कुछ होगा कि बिजनेसमैन का जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ बहुत अर्ली एज में सीख लिया है जो उनके फादर से रिलेटेड है, फादर के जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। तो लर्न द रोप्स, इसका मीनिंग होता है टू फाइंड आउट हाउ टू डू समथिंग टू एक्वायर एक्सपर्टीज, टू एक्वायर एक्सपर्टीज। ओके, बहुत अर्ली एज में वो लोग सीख गए थे कि बिजनेस कैसे करना है। The children of a businessman learn the ropes at an early age, that is learn to do particular jobs, क्योंकि ये जो भी है ऑप्शन सब रोप से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स। ओके, नेक्स्ट, टू फील एट होम। अब घर में हम कैसे रहते, बहुत रिलैक्स्ड होके, बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, मतलब कोई झंझट नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है, अपने आप की तरह रहो, है ना। दैट मीन्स कि हम कंफर्टेबल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, है ना। कोई गेस्ट आए तो हम भी ऐसे बोलते हैं ना, टू फील एट होम। ओके, टू फील एट होम मीन्स टू फील कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबल फील करना, ठीक है। सेकेंड वन विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेल बाइटिंग। अब नेल बाइटिंग में पता नहीं क्यों इतना लोग स्किप कर लिया, क्योंकि ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं। नेल बाइटिंग मतलब कि नाखून चिबाना। अब नाखून हम कब चिबाते हैं, जब कोई ऐसा कुछ मतलब तनाव क्रिएट हुआ है, अरे हमारा रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि एसएससी का रिजल्ट आने वाला है और निकल ही नहीं रहा है, कब से हम एकदम मॉर्निंग से वेट करें कि कब रिजल्ट आउट होगा, कब रिजल्ट आउट होगा। एक मतलब बहुत तनाव वाली एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, अरे रिजल्ट कब निकलेगा, कब मेरा नाम आएगा भी या नहीं, एक सस्पेंस है ना वो कि मेरा नाम आएगा भी या नहीं। ओके, ये सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, किसी का आदत होता है नाखून चिबाना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, जब हम सस्पेंस, कुछ सस्पेंस क्रिएट हुआ है तो तब वो उस कंडीशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए हम ऐसे नाखून चिबाना शुरू कर देते। तो नेल बाइटिंग का ये मीनिंग होता है कि सस्पेंसफुल। ओके, पीसफुल मतलब शांति। ओके, प्लेंटीफुल मतलब ज्यादा, अगर कुछ ज्यादा है, प्लेंटी। ओके, एग्जिस्टिंग इन प्लेंटी, कुछ ज्यादा है। जॉयफुल मतलब शोइंग जॉय और हैप्पीनेस। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
आउट ऑफ डेट, ये तो नाम से ही समझ आता है कि क्या होगा, ठीक है। आउट ऑफ डेट मतलब अभी का नहीं है, आउटडेटेड हो गया, ये आउटडेटेड है, ठीक है। समथिंग विच इज ओल्ड फैशन्ड। आउट ऑफ डेट ये तो एकदम सिंपली मतलब इसका जो मीनिंग होता है वही होगा, और कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। अ डेट सीट, अ वर्थलेस फेलो, अ बीइंग केयरलेस, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है ये वर्ड्स के साथ, है ना। तो आउट ऑफ डेट मीन्स आउटडेटेड, समथिंग ओल्ड फैशन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सेल इन द सेम बोट। ओके, सेलिंग इन द सेम बोट, अगर मानो कि मैं और आप दोनों एक बोट में जा रहे थे, सडनली बहुत जोर से बारिश आ गया, अब सी में है हम, ठीक है, सी में हमारा बोट सेल हो रहा है, तो बहुत जोर से बारिश हो गया। तो अगर बारिश ऐसे बहुत जोर से आया है और हम दोनों ही बोट में है, तो हमारा कंडीशन क्या है, सेम ही है ना, सेम कंडीशन में ही है ना हम, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स। वो एक बोट में जितने भी लोग हैं, अगर जोर से बारिश आता है तो सभी का ही तो हालत सेम ही होगा ना, सबको ही डर लगेगा, अरे मतलब बच के घर जा पाएंगे या नहीं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना। तो बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स विल बी द करेक्ट वन। अदर्स जो भी है, बी इन हैवी डेट, गो फॉर अ बोट राइड, पे अ वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग, ये सब मैटर नहीं करता है, ये सब नहीं होगा। सेल इन द सेम, ये सेम वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। जो भी वर्ड्स है ना उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सेल इन द सेम बोट मीन्स बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले द प्रैंक बट यू डिडंट लिसन, नाउ फेस द म्यूजिक। अब बोल रहा है कि मैंने आपको बोला था कि प्रैंक नहीं खेलना है, ठीक है, प्रैंक नहीं खेलना है, बट आपने तो नहीं सुना। अब उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि प्रैंक नहीं खेलना है, फिर भी आपने नहीं सुना, अब भुगतो, यही तो हम लोग बोलते। तो नाउ फेस द म्यूजिक मतलब जो भी होगा आप खुद संभालो, एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस, जो भी कंसिक्वेंसेस होने वाला है उसका एक्सेप्ट करो, ठीक है। Put on your phones, listen to the songs, sing popular songs. The idiom face the music is nothing related to music, okay? So eliminate all the options because all these options are related to music, okay? So face the music means accept the consequences, okay? Option number A is the correct one. Next. Pradeep was so tired that he hid the sack as soon as possible. तो वो इतना tired था कि he hit the sack as soon as possible. अब hit the sack means होता है to go to bed, okay? इतना टायर्ड था कि वो जितना जल्दी हो सके जाके सो गया, to go to bed। तो ये तो पास में हो रहा है, इसलिए होगा went to bed। Pradeep was so tired that he hit the sack. Hit the sack means went to bed, okay? Idioms का यही मजा है कि अगर आप नहीं भी जानते हो ना, सिर्फ सेंटेंस पढ़ के और ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी आप इजीली ये अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए जो सेंटेंस है उससे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि डिफीट से रिलेटेड कुछ है या किक से रिलेटेड कुछ है, नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें सीखना है, ऐसा नहीं कि हमेशा रट्टा मारना है, इडियम्स है तो रट्टा ही मारना है, रट्टा मारना नहीं होता है हमेशा। आप पढ़ के अंडरस्टैंड करके ही बहुत कुछ याद रख सकते हो, सब कुछ आपको जबरदस्ती मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो हिट द सैक मीन्स वेंट टू बेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई आंट हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप एंड कैन सोशलाइज इन एनी ग्रुप। अब द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये भी एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स द एबिलिटी टू स्पीक फ्लॉलेसली, ओके, द एबिलिटी टू स्पीक fluently and eloquently। मुझे ये eloquently का मीनिंग बताओ कमेंट करके, ठीक है। ये eloquently का मीनिंग बताओ कि eloquently का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब अब बहुत अच्छा स्पीकर हो, बहुत अच्छे एक ओरेटर हो, ठीक है। ओरेटर भी एक वर्ड होता है, बहुत अच्छा ओरेटर हो, ये एक बहुत अच्छा कैपेबिलिटी है एक्चुअली। मतलब अब जो भी सेक्टर में जाओगे ना, बी इट आईटी सेक्टर, बी इट गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आपका बोलने का कैपेबिलिटी अच्छा है तो बस उससे ही आप सब कुछ जीत जाओगे। वो इतना अच्छा एक आपके अंदर एक पावर होगा, आप इतनी अच्छी तरीके से लोगों को अगर समझा सकोगे तो वही आधा काम वहां पे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपका स्पीकिंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए।
आप जो भी सेक्टर में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ इस दुनिया का, आप अगर अच्छा बोल सकते हो तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा कि एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। ओके, ये इलोक्वेंटली का मीनिंग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द ब्रदर्स वॉज देयर फादर्स मैंशन इन द कंट्री। अमॉन्ग द ब्रदर्स मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो ऐसा वॉज देयर फादर्स मैंशन इन द कंट्री मतलब उनका जो फादर का मेंशन है उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस है देखिए, होपफुल, अटेंशन, फ्रूटफुल डिस्कशन, सिंसियर अफेक्शन, ये सब नहीं, कुछ गड़बड़ है। ओके, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वारल, दैट इज रीजन ऑफ क्वारल, रीजन फॉर क्वारल। रीजन फॉर क्वारल क्या है? फादर्स का जो मेंशन है इन द कंट्री वो रीजन फॉर क्वारल है। ठीक है, ये एप्पल और एक होता है ना एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मीनिंग बताओ। मुझे लगता है सभी इसका मीनिंग बता पाएंगे, बहुत ही अच्छा इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल ऑफ माई आई ये भी बोलते हैं ना, इसका भी मीनिंग बताओ कमेंट करके। ठीक है, एप्पल से रिलेटेड ये तीनों ही मुझे याद आ रहा है अभी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ आई। ये दो कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप कि ये सभी को ही पता होगा। ओके, एनीवे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका आंसर है रीजन फॉर क्वारल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हर एक ऑप्शंस का भी एनालिसिस किया है। अगर ऑप्शंस में कोई अननोन वर्ड है वो भी आपके साथ डिस्कस किया। अगर ऑप्शन में चार अलग अलग इडियम्स है, वो हर एक इडियम ने हमने डिस्कस किया कि हर एक इडियम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप जरूर ये सब नोट डाउन करना, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तब क्या होगा कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करके जो ये पढ़ा इसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। अगर आप वो आपका मेमोरी से ही अगर वो हट जाएगा तो इतना टाइम इन्वेस्ट करके ये सेशन अटेंड करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। इसलिए अगर आप लिख के रखोगे तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप वो रिवाइज भी कर पाओगे। वो रिवाइज अगर आप साथ साथ करोगे तो जो भी आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया वो यूटिलाइजेशन होगा, एक्चुअल यूटिलाइजेशन इससे ही होगा। ठीक है, तो जो भी आपको पता नहीं है, जो भी आपको नया लग रहा है, वो जरूर आपको नोट डाउन करना ही है। ओके, मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कोई भी सेशन देखने बैठो, कोई भी, ऐसा नहीं कि मेरा बोल रही हूँ, सभी का, अगर कोई भी यूट्यूब से आप कोई भी पढ़ने बैठोगे तो आप कॉपी पेन लेके ही बैठना। ठीक है, क्योंकि अब तो पढ़ने बैठ रहे हो ना, खाली तो आप कुछ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं बैठ रहे हो कि सो के आप वीडियोज देख रहे हो। टेबल में प्रॉपरली बैठ के कॉपी पेन लेके आपको वीडियो देखना है, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मच एडो अबाउट नथिंग। तो क्या है कि कुछ ऐसा चीज को लेकर एक्साइटेड हो जाना जो कि उतना खास नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट और एग्जैगरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मच एडो अबाउट नथिंग, इट मीन्स एक्सेसिव एक्साइटमेंट और फस अबाउट समथिंग that is of little importance. That means उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, टू मेक अ नॉइज, टू मेक अ फर्स्ट ओवर स्मॉल मैटर, अ प्ले बाय शॉ और टॉक अबाउट नथिंग, ये जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्या बोल रहा है कि टू मेक अ फर्स्ट, ओके, ओवर स्मॉल मैटर ट्रिवियल, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो टू मेक अ फर्स्ट ओवर स्मॉल मैटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एट स्नेल स्पेस। ठीक है, स्नेल मतलब तो आपको पता है। ठीक है, और पेस क्या होता है? पेस मतलब स्पीड। अब स्नेल क्या बहुत स्पीड में चलता है? नहीं, उसका स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, तो एट स्नेल पेस मतलब
ऐसा कुछ कि बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं एट स्नेल्स पेस। तो ऑप्शंस का है कीप योर मूव्स सीक्रेट, डू समथिंग वेरी स्लोली, डू समथिंग वेरी केयरफुली, बी वेरी परसिस्टेंट। तो इसमें से जो करेक्ट है वो बी है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्नेल तो पता है और पेस मतलब स्पीड। स्नेल बहुत स्लो चलता है, तो जो भी ये स्लो से रिलेटेड जो भी होगा वही इसका मीनिंग होगा। तो बी इज द करेक्ट वन, डू समथिंग वेरी स्लोली इज द राइट वन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू शेक ऑफ। टू शेक ऑफ मतलब टू गेट ओवर ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ मतलब छोड़ दो, जो भी हो रहा है छोड़ दो, जाने दो, ऐसा कुछ। टू शेक ऑफ, टू शेक इट ऑफ, इट मीन्स टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग और समवन दैट इज यू आर फाइंडिंग समथिंग अपसेटिंग और एनोइंग, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको इरिटेट लग रहा है कि ये अच्छा आपको नहीं लग रहा है, तो उसको आपको उससे आपको खुद को फ्री करना है, वो छोड़ देना है, ठीक है। टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग और समवन दैट यू फाइंड एग्रेवेटिंग, अपसेटिंग और एनोइंग। ओके, जो भी ऑप्शंस है उनमें ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, टू गेट रीड ऑफ। ओके, टू फ्री योरसेल्फ, टू गेट रीड ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, डिनाउंस का क्या मीनिंग है, कमेंट करके बताइए। डिनाउंस, ऑप्शन नंबर ए, डिनाउंस का क्या मीनिंग है। अच्छा, सी जो है रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मीनिंग होता है टू रिमेम्बर। ओके, याद करना, टू रिमेम्बर। ओके, और लास्ट जो ऑप्शन है टू पास ऑफ। टू पास ऑफ मतलब क्या है, फॉल्सली रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग as being someone or something else. Okay, that is to misrepresent, disguise. Okay, so pass off means falsely represent a person or thing as being someone or something else. Okay, इससे मिलता जुलता मुझे एक पास से रिलेटेड एक इडियम्स याद आ रहा है, वो है पास द बाक। पास द बाक, ये भी बहुत एक कॉमन इडियम है एसएससी का। ओके, पास द बाक मीन्स शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स, मतलब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप वो मतलब किसी को पास कर रहे हो, कि मतलब कि अपना काम किसी और को आप दे रहे हो करने के लिए, आप अपना जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप अवॉइड कर रहे हो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो पास द बक मीन्स शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। ओके, चलो नेक्स्ट, और मुझे डिनाउंस का मीनिंग बताना कमेंट करके। नेक्स्ट, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकन्वेंशनल मीन्स क्या, नॉट कन्वेंशनल, दैट इज नॉट ट्रेडिशनल, रेगुलर बेसिस पे जैसा होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट, अनकन्वेंशनल। ओके, तो अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, इसका मीनिंग होता है ये फर्स्ट वन, बोहेमियन। ओके, बोहेमियन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, डेलिबल। डेलिबल का मीनिंग क्या है, एबल टू बी इरेडिकेटेड और रूटेड आउट, विच यू कैन इरेडिकेट इज डेलिबल। और एक होता है इंडेलिबल। ओके, इसका ऑपोजिट जो है वो इंडेलिबल। ओके, डोमिसाइल मीन्स द कंट्री दैट अ पर्सन treats as their permanent home or lives in and has a substantial connection with. Okay, जहाँ पे आप रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, जो आपका जहाँ पे आपका परमानेंट घर है। ओके, और कॉस्मोपॉलिटन तो बहुत ही कॉमन है एसएससी में। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ओके, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। अगर आपको ये मीनिंग्स पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जरूर नोट डाउन करना अपना कॉपी में। ओके, एनीवे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बोहेमियन। नेक्स्ट, अ डैबलर, नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। ये भी डायरेक्ट मीनिंग है ऑफ
dilettante. ऑप्शन नंबर बी, dilettante मीनिंग होता है डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, dilettante. ठीक है, और जो अदर ऑप्शंस है उसका मीनिंग भी हम देख लेंगे. फर्स्टिडियस मतलब जिनको डिफिकल्ट है, उनको प्लीज करना, उनको इम्प्रेस करना डिफिकल्ट होता है, जो बहुत सिलेक्टिव होते हैं उनके हैबिट्स में. ओके, तो फर्स्टिडियस का मीनिंग क्या है? वन हु इज हार्ड टू प्लीज. ओके, one who is hard to please, who is very selective in his habits. Okay, very selective in his habits is fastidious, who is very hard to please. Option number B is dilettante means a dabbler who not serious in art, science and literature. Next C आता है fanatic. Fanatic means who is religiously very enthusiastic, who is filled with excessive enthusiasm in religious matter. वो religiously जो very enthusiastic होता है. ठीक है, religiously जो बहुत enthusiastic है. और next होता है delirium. Delirium means an acutely disturbed state of mind characterized by restlessness and delusion. Okay, delirium, an acutely disturbed state of mind. Okay, which is characterized by relentlessness, illusions and incoherence. Okay, delirium. ये सब जो भी वर्ड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एसएससी एग्जाम्स. ओके, तो ये जो भी वर्ड्स है उसका आप नोट डाउन जरूर करना. ठीक है, एनीवे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, dilettante. नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ men by God, that is thearchy. A political system based on government of men by God or rule by a god is called thearchy, which is option number C. अब first one है gerontocracy. Gerontocracy is the government by old people. Okay, government by old people is gerontocracy, a state, society or group governed by old people. Okay, मैं short में लिख रही हूँ, governed by old people is जेरोंटोक्रेसी. जैसे कि हमने पढ़ा था ना नियोक्रेसी, लास्ट सेशन में नियोक्रेसी एक पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं. ठीक है, नियोक्रेसी होगा गवर्न्ड बाय न्यू पीपल हु आर इनएक्सपीरियंस, जिनका एक्सपीरियंस नहीं, हु आर इनएक्सपीरियंस न्यू पीपल. अगर इससे कोई गवर्नमेंट होता है तो उसका हम बोलते हैं नियोक्रेसी. वैसे अगर ओल्ड पीपल से कोई गवर्नमेंट है तो उसका हम जेरोंटोक्रेसी बोलते हैं. कैकिस्टोक्रेसी मतलब जो कि एकदम वर्स्ट लिस्ट क्वालिफाइड पीपल है जिनसे गवर्नमेंट बना है, उसको हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी. ओके, अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट लिस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन्स. ओके, ये अनस्क्रूपुलस का स्पेलिंग देख लेना. ठीक है, अनस्क्रूपुलस. ओके, एंड बचा एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी. पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी. ओके, नोबल पीपल्स गवर्नमेंट. ओके, एरिस्टोक्रेसी. सो एनीवे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब कोई चीज हैंग हो रहा है ओनली बाय अ थ्रेड. दैट मीन्स उसका पोजीशन मतलब बहुत ही खतरनाक है. अगर थ्रेड का कुछ भी हो गया तो वो चीज डेंजर में आ जाएगा, वो चीज गिर सकता है, ऐसे आप सोच सकते हो. ठीक है, तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब ऐसा ही कुछ होगा कि जो बहुत ही एक डेंजरस, एक क्रिटिकल सिचुएशन में है कि जस्ट उसको एक थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है वो चीज, वो एक थ्रेड से वो हैंग हुआ है. ओके, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, इन अ सॉरी और हम्बल स्टेट, बी एक्सट्रीमली वीक, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर्ड, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, देखिए बी एक्सट्रीमली वीक, इसको पढ़ के आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब जो सिचुएशन है अगर जो हैंग हो रहा है उसके हिसाब से देखें तो ऐसा आपको, अगर आपको पता नहीं तो ऐसा लग सकता है कि बी एक्सट्रीमली वीक ऐसा हो सकता है क्योंकि जो बॉन्ड है चीज के एंड वो थ्रेड के बीच में वो वीक ही है, हैंगिंग बाय जस्ट अ थ्रेड. बट ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग होता है जो बहुत डेंजरस सिचुएशन में है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट,
फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। ओके, मतलब अगर कोई भी घर को, अगर कोई रूम को अगर आप कंसिडर करो, रूम में तो जनरली फोर कॉर्नर्स ही होते। अगर मैं ऐसे भी सोचूं तो मतलब फोर कॉर्नर्स ऑफ एनी रूम के मतलब क्या होता है कि पूरा घर ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, खुद को समझाने के लिए, याद रखने के लिए, जिससे कि आपको अलग से कुछ मेमोराइज नहीं करना पड़े। आप जैसे पढ़ रहे हो अगर वैसे आप सोच सकते हो तो उससे आपको अपने आप ही याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब ऐसा ही कुछ होगा कि पूरा अर्थ के ही बारे में बात कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड के बारे में, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ही शायद बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस जो है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इस ऑप्शन में से हमें लगता है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, so that will be the most appropriate one. Okay, so option number C is the correct answer. Next, the crux of the matter. Okay, the crux of the matter. Crux मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ बेसिक, कोई मैटर का जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो इशू है, एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एनी इशू, इसको बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। देखिए यहाँ पे करेक्ट करने का एंड स्किप करने का परसेंटेज में कितना वेरिएशंस है। ये सब जो भी इडियम्स है ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल गलत भी नहीं करना है, आपको करेक्ट ही करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है द क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब कुछ ऐसा क्रिटिकल पॉइंट और कुछ क्रिटिकल इशू ऑफ द मैटर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे, द अननोन पॉइंट, द लेसर इशू, द इंटरेस्टिंग पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द correct one, which means the basic point of any issue. Okay, so option number D is the correct answer, the critical point. Next, please come to the point. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Beat around the bush भी एसएससी का एक फेवरेट इडियम है। beat around the bush मतलब कुछ पर्टिकुलर एक टॉपिक है, बट आप वो टॉपिक को अवॉइड कर रहे हो, आप उसके बारे में बात ना करके उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, नॉट रिलेटेड टू दैट पॉइंट, इरेलीवेंट बातें कर रहे हो जो कि पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, टू डिले और अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, कुछ ऐसा कुछ जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो इसलिए आप अवॉइड करके कुछ और ही बात कर रहे हो। ठीक है, टू डिले और अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट वन, अवॉइड द टॉपिक, क्योंकि हाइंड बिहाइंड द बुश द मीडियम इज नथिंग रिलेटेड टू बुश। ओके, तो बी तो नहीं होगा, मेक एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट डिफीट नहीं होगा, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर की टू अवॉइड द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, माई आंट हु ऑर्डर्स एवरी वन राउंड इज अ पेन इन द नेक। ठीक है, आप ये छोड़ दो, ये इडियम्स को छोड़ दो, आप पहले वाला जो है पोर्शन उसको पढ़ो कि माई आंट हु ऑर्डर्स एवरी वन अराउंड, मतलब अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर सभी को ऑर्डर देते फिरे तो आपको कैसा लगेगा उनके बारे में, अरे क्या ये सबको ऑर्डर दे रहा है हमेशा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो सबको हमेशा ऑर्डर ही देते हैं, हु ऑर्डर्स एवरीवन अराउंड। तो इसके बाद आप इसमें आए, अब पेन इन द नेक, दैट मीन्स वो ऐसा कुछ है जो कि सबको बहुत ही एक इरिटेटिंग लग रहा है, उनका बिहेवियर एक अनोइंग, एक डिस्टर्बिंग बिहेवियर है, अच्छा नहीं लग रहा है, सबको ऑर्डर देते फिरते ऑल टाइम। ओके, तो ऐसा आप सोच सकते हो क्या, पेन इन द नेक, अगर आपके नेक पे कोई पेन है तो क्या है कि वो बहुत इजीली जाता नहीं है, हमेशा दर्द रहेगा आपके नेक पे। अब जब भी कोई भी काम करने जाओ आपका वो दर्द हमेशा आपको इरिटेट करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा आपके अदर्स कामों के बीच में। ओके, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, द पेन इन द नेक मीन्स इरिटेटिंग होगा। सो फर्स्ट वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मेक नो हेडवे, कुछ आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि इसका प्रोग्रेस क्या होने वाला है, क्या इसका प्रोग्रेस है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करना है, मेक नो हेडवे। ओके, व्हेन समवन इज नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस अहेड, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। ओके, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू मेक प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो यही है, ऑप्शन नंबर ए, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है सामने, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड। ओके, सो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर एंड अदर ऑप्शंस वो भी हमें चेक जरूर एक बार करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, समटाइम्स ऐसा मिक्स्ड मीनिंग से भी देता है कि आप कोई दूसरे ऑप्शन के साथ कंफ्यूज हो जाओ कि इन दोनों में कुछ होना चाहिए, इन दोनों में कौन सा होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए अदर ऑप्शंस भी आपको हमेशा देखना है।
अच्छा, बी ऑप्शन नंबर बी है, अनेबल टू ओवरटेक एनीवन, फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, जो कि इनअप्रोप्रिएट है, होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट, इन अ नटशेल. ओके, इन अ नटशेल मीन्स इन ब्रीफ. जो भी हुआ है उसको एलेबोरेट हमें नहीं सुनना है, ब्रीफली हमें सुनना है. ठीक है, तो इफ यू आर टेलिंग समवन please explain in a nutshell, that means he wants to listen from you only in brief, in short, okay, in some words only. तो इसका जो आंसर है express very briefly will be the correct one. Okay, add nuts, nothing related to nuts in a nutshell actually, so ये नहीं होगा. packed very tightly, put everything in a shell, ये सब कुछ नहीं होगा. express very briefly is the correct one. Okay, next, बी एन ओपन बुक. ये तो हम मतलब दोस्तों के बीच में भी ऐसे ही हम बातें करते हैं कि बी एन ओपन बुक मतलब एक खुला हुआ किताब. एक खुला हुआ किताब में क्या है, कुछ छुपा तो नहीं है, सब कुछ ओपन है. तो जो भी खुला हुआ है उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपनली एकदम डिस्क्लोज्ड है. अगर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बी एन ओपन बुक, दैट मीन्स मैं आपको बता रही हूँ कि यू शुड बी अ पर्सन हु इज इजी टू अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स. ऑप्शंस देख लेते हैं. वन हु एडवाइसेस अदर्स टू बी फ्रैंक एंड अनसिक्रेटिव, वन हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग इवन व्हेन ट्रैवलिंग, वन हु हैज रिटन एन एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन, वन अबाउट हुम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग. ठीक है, देखिए टू बी फ्रैंक एंड अनसिक्रेटिव तो ठीक है, बट यहाँ पे वन हु एडवाइजेस, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि इससे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ, नहीं है, ये होना चाहिए. ओके, तो जो हमारा ऑप्शन डी में मिल रहा है, वन अबाउट हुम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, he was really tired of finishing all the accounts for auditing as he did not hit the sack for more than 36 hours. अब ये हिट द सैक मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, हिट द सैक, तो इसलिए मैंने इसका आंसर मैं नहीं दूंगी. इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हिट द सैक का मीनिंग क्या होता है. ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे लेवल 3 का क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो हम एक एक करके इसका मीनिंग देख लेंगे. ठीक है, पहला है मोनेस्ट्री. आई थिंक मोनेस्ट्री बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है. ठीक है, एंड इसका जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग ज़रूर लिख लेना, लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, तो मोनेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं. बिल्डिंग a community of monks living under religious views. ओके, अगर आप सिक्किम घूमने गए हो तो आप ज़रूर मोनास्ट्री देखे होंगे. ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड, डेइज्म. डेइज्म क्या होता है, आस्तिकता. अगर मैं हिंदी में बताऊँ, आस्तिकता क्या, बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ, belief in the existence of a supreme being. ठीक है, स्पेशली ऑफ अ क्रिएटर हु डजंट इंटरवेन इन द यूनिवर्स. अस्तित्व अगर मैं हिंदी में बोलूँ. ठीक है, तो ये रहा मोनेस्ट्री और बी हो गया बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम बीइंग, ये हो गया डेइज्म. अब आते हैं सैनिटोरियम एंड इन्फर्मरी. तो देखिए अभी तक ए बी जो बोला, ए बी तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो गिवन जो है उससे मैच नहीं हो रहा है. तो ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आप पॉज करके ये नोट कर लेना. ठीक है, इसके बाद आते हैं सैनिटोरियम. सैनिटोरियम मीन्स होता है अ बिल्डिंग फॉर द सिक चिल्ड्रन इन अ बोर्डिंग स्कूल. ओके, अ रूम और बिल्डिंग, a room or building for sick children in a boarding school. और इन्फर्मरी होता है, इन्फर्मरी क्या होता है, a large institution for the care of those, जो लिखा है एक्चुअली जो गिवन है, who are ill.
Okay, infirmary means a large institution or a place for the care of those who are ill. Okay, so सभी options देखने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि option D is the correct one. Okay, infirmary, a place in a large institution for the care of those who are ill. Okay, next, off and on. I take a break from my hectic schedule to refresh myself. तो देखिए off and on, ये अगर आप मतलब अगर सोचे भी कि ऑफ एंड ऑन इससे क्या रिलेट हो सकता है, रेयरली, इमीडिएटली, सेल्डम, ये तो नहीं लग रहा है. ठीक है, इससे क्या ऑफ ऑन ऐसे मैच हो रहा है? अगर आप खुद से सोचने की कोशिश करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है अगर ऑफ एंड ऑन ऐसे दिया गया है. इसका मतलब ही होता है नाउ एंड देन और इंटरमिटेंटली और पीरियडिकली. ठीक है, पीरियडिकली और इंटरमिटेंटली. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट, आप इन द आर्म्स. ये एक रिसेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आप इन द आर्म्स, एंड मेरे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. मुझे जितना याद आ रहा है वो कौन सा था, सीजीएल वो याद नहीं है, बट ये मैंने ऐसा सोचा था एग्जाम टाइम में कि आप इन द आर्म्स अगर मैं ऐसी सोचती, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज, बट ऐसे सोच सकते हो कि मेरा हाथ उठ जाएगा. आप इन द आर्म्स, मेरा हाथ उठ जाएगा. हाथ कब उठता है? जब बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा आता है, तभी हाथ उठ जाता है. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सोच के ही टू बी एंग्री टिक किया था एंड वो करेक्ट ही हुआ था. ठीक है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं सिर्फ आपको वे बता रही हूँ कि आप एकदम रट्टा मारने से बेहतर है आप ऐसे सोच के मज़ा लेके भी याद कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इन द आर्म्स मीन्स टू बी वेरी एंग्री. कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपका जो परसेंटेजेस है करेक्ट एंड स्किप करने का, उससे पता ही चल रहा है कि कॉमन क्वेश्चन नहीं है, बट ये आया था. एनीवे, टू बी डिफेंसिव, टू बी रूड, टू बी नर्वस इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर. आप इन द आर्म्स मीन्स टू बी एंग्री, दिस इज द राइट वन, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट, इन द रेड. इसका हालत देखिए, क्या हालत है. करेक्ट अटेम्प्ट ओनली 19%. इसका एक कारण है, मैंने लास्ट एक सेशन था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इन द पिंक. इन द पिंक मीन्स इन गुड हेल्थ, तो वहाँ पे ही एक था इन द रेड. जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप वो करके बैठे हो, लोगों से पैसा लेकर बैठे हो, तो हम बोलते हैं कि इन डेड, दैट इज इन द रेड. ओके, इन द रेड मीन्स नथिंग रिलेटेड टू डेंजर, नथिंग रिलेटेड टू एंग्री. इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि इन द रेड का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, इन द रेड मीन्स सफर लॉस. ओके, दैट इज इन डेट. बैंकक्रप्ट, दैट इज नथिंग रिलेटेड टू डेंजर एंड एंग्री, क्योंकि गुस्से में भी लोग लाल हो जाते हैं और अगर कुछ डेंजर साइन के लिए हम लाल यूज करते हैं तो उससे हो सकता है कि मोस्टली कंफ्यूज हो गए, बट इसका एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए. दैट इज इन डेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, रेड हेरिंग. रेड हेरिंग मीन्स something, a piece of information which is intended to be misleading or distracting. Okay, something wrong. Okay, so red herring means something to distract attention, that is misleading or distracting. Okay, option number D is the correct answer. Next, क्लोवन हूफ. एक्चुअली अगर सिर्फ क्लोवन हूफ का बात करें तो कुछ और बनता है. ठीक है, जो हूफ होता है ना कैटल्स का, उसे आइडेंटिफाई होता है, बट अ क्लोवन हूफ मीन्स एक्चुअली दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल मीनिंग. इट मीन्स एन इविल इंटेंशन, एकदम डायरेक्ट मीनिंग. अ क्लोवन हूफ मीन्स एन इविल इंटेंशन. अगर एसपी बुक शीट खोलोगे तो एकदम डायरेक्ट ये दिया हुआ है, अ क्लोवन हूफ इज एन इविल इंटेंशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, डोंट गिव अप द डे जॉब. ये तो आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा मोस्टली. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, परसेंटेज भी वही एग्री कर रहा है मेरे साथ. डोंट गिव अप द डे जॉब. अगर आपको कोई बोल रहा है कि डोंट गिव अप द डे जॉब, दैट मीन्स वो आपको ये समझाने की कोशिश करे कि आप जिसमें अच्छे हो वो आप कंटिन्यू करें, ना कि आप ऐसे कुछ ट्राई करो जिसमें आप उन लोगों के हिसाब से फेल हो रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट दे थिंक
यू शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छा हो, rather than trying something new which they think you will fail at. Okay, so don't give up the day job means जिसमें आप अच्छे हो आप उसको कंटिन्यू करो, नहीं हो जिसमें उसको मत करो, उसको कंटिन्यू मत करो. तो इससे मिलता जुलता जो बन रहा है तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, विच इज यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग. समझाने के लिए मुझे ये बोला जाएगा कि डू नॉट गिव अप द डे जॉब. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. ओके, ये तो आई थिंक कॉमन फ्रेज है, ये आपने सुना होगा. तस्वीर से मतलब बहुत ज्यादा कुछ हम समझ सकते हैं जो सिर्फ एक राइटिंग से हम नहीं समझ सकते. पिक्चर कंपेरेटिवली उससे ज्यादा बयां करते हैं. ठीक है, तो अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, इससे जो होगा पेंटिंग विद योर माइंड, नो ये नहीं होगा टू कन्वे समथिंग विदाउट स्पीकिंग. ठीक है, पिक्चर के द्वारा हम वही बोलते हैं, कुछ कन्वे करते हैं मीनिंग, बट ये वो तो नहीं बोल रहा है, ये एक्चुअली बोल रहा है कि 1,000 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी नहीं होगा. मेथड ऑफ राइटिंग समथिंग नहीं. अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव than words. Yes, option number D will be the correct one. Okay, next, weight behind the years. Okay, weight behind the years means immature, inexperienced. Okay, जो कि है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, टू गो होल 9 years. ठीक है, ये टू गो होल 9 years ये भी एक रिसेंट क्वेश्चन है जो मुझे याद हो रहा है. ये भी एक रिसेंट सीजीएल का क्वेश्चन है, शायद 2017 मेंस का क्वेश्चन था, मे बी 2017 सीजीएल मेंस. ओके, तो टू गो होल 9 years, ये होल 9 years ऐसे मतलब बोलने से एक ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि इट्स समथिंग टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, और एवरीथिंग इट्स टॉकिंग अबाउट. ओके, तो इसका जो भी आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर बी, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, डे लाइट रॉबरी. ये तो इंग्लिश में डे लाइट रॉबरी है, बट ये मेरे बंगाली में एंड हिंदी में भी आई थिंक कुछ फ्रेज है. इसका मतलब अगर कोई भी किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये तो दिन में डकैती कर रहे हैं, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा दाम बोल दिया कि पूरा एकदम खुलेआम डकैती हो रहा है. ठीक है, तो डे लाइट रॉबरी मीन्स ब्लैटेंट ओवर चार्जिंग. अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा चार्ज करे, बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं डे लाइट रॉबरी, दैट इज ब्लैटेंट ओवर चार्जिंग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, बॉयल द ओशन. अब देखिए, अगर आप सोचे कि बॉयल द ओशन, क्या ये एक पॉसिबल चीज है? मतलब ओशन को क्या कोई बॉयल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि आप कुछ के लिए आप टारगेट करो जो कि मतलब एक इम्पॉसिबल चीज है, बहुत ही एक इम्पॉसिबल चीज है, नॉट पॉसिबल, विच यू आर वांट टू अकम्प्लिश. ओके, फ्रेज से ही पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. देखिए, टू हैव अ हीटेड आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रेज. टू मेक अ बिग थिंग ओवर अ स्मॉल इशू, नो. ट्राई टू गिव इन, नो. मुझे बताइए, गिव इन ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब का आप मीनिंग बताए, गिव इन. ओके, एंड लास्ट वन क्या है? ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग too ambitious, and this is the right one. Try to accomplish something too ambitious. Okay, so option D is the correct one. Next, keep an ear to the ground. keep an ear to the ground मतलब ऐसे आप सोच सकते हो कि एकदम कान आपका खुला होना चाहिए. अगर आपको सही तरीके से सही टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कान खुला रहना चाहिए. ठीक है, तो keep an ear to the ground, that is to be well informed of current affairs. Okay, that is option number A. Option number A is the correct one, to be well informed. Okay, next, eat like a horse. अगर कोई आपको बोल रहा है कि you are eating like a horse, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब खाना खा रहे हो. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि eat like a horse. ओके, तो जो ऑप्शंस है, to be hungry all the time, to eat little, you eat a lot, to be stingy. तो you eat a lot is the correct one. Option number C is the correct one. ऑप्शन नंबर बी में जो है टू बी स्टिंगी. स्टिंगी मतलब क्या होता है? स्टिंगी मतलब होता है मीन. ओके, और आप ऐसे बोल सकते हो कि क्लोज फिस्टेड. ओके, क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलता है ना, क्लोज फिस्टेड और माइजरली. ठीक है, ये सिमिलर मीनिंग है इसका.
सिनोनिम्स है, ठीक है, माइजरली, और आप बोल सकते हो पेन्यूरियस, ठीक है, पेन्यूरियस, ओके। तो ये स्टिंग का ये सब मीनिंग हो गया, ओके। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब ऐसा कुछ कि आप कुछ सेव करने के लिए कुछ रिड्यूस कर रहे हो, कुछ कट कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? बी स्ट्रिक्ट, बी पिकी, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, व्हेन समथिंग इज डन बैडली, okay, something is done badly to save the money, and this is the correct answer, okay. So this is our last question of this session as well as the chapter of idioms and phrases. next day हम एक नया chapter start करेंगे, okay, and I hope कि ये सेशंस आपके लिए काम आ रहा है। जो भी एग्ज़ाम्स आ रहा है और ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम्स का, तो आप लोग ज़ोरों शोरों से आपका तैयारी कर रहे हो, आई होप। एंड टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने के लिए कि मेरा इस बार होगा कि नहीं, क्या होने वाला है, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगी या नहीं, ये सब सोचने के लिए भी आपको टाइम नहीं है। ये सब सोचना ही नहीं है, आपका एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।